आरजेडी एमएलसी ने सीएम से पूछा सवाल पूछने पर हुई गहमा गहमी। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज अहमद ने दी प्रतिक्रिया। सीएम ने डीवीसी पर लगाई मनमानी का आरोप। मामले में बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया। अपशब्दों पर जताई आपत्ति। बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अंबुजगंज पोखर के किनारे सालों से बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जे पर की गई तोड़फोड़। और भागलपुर में आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। विकास पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार सरकार ने अपनी भूल सुधारते हुए शेखपुरा में डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित किया है। इससे पहले बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रोहतास के विक्रम चिकित्सक डॉक्टर राम नारायण राम को यहां का सिविल सर्जन बनाया गया था, जबकि पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं इस खबर को वायरल होते ही बिहार सरकार ने अपनी भूल को सुधार लिया। इसी कड़ी में डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिविल सर्जन का प्रभार मिलने से वो खुश नहीं है, क्योंकि ये पद उन्हें नियम के अनुसार नहीं दिया गया। मानवीय भूल है सर, कोई बात नहीं है। हम अपना एसीएमओ डीआईओ का काम कर रहे हैं। अब अधिसूचना सरकार का इस विभागीय बात होता है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ओसीएस का प्रभार दे दिया गया है। अब कहाँ हो जाता है, संयोग है, क्या हो गया, तो दुख हम व्यतीत कर रहे हैं। हम मतलब चिंतित हैं कि हमारे एक सीनियर शिक्षा पदाधिकारी का देहांत हो गया, जो कि प्रशासन को पता नहीं था। तो वो सब होता है, इस मिस्टेक हो गया है, कोई ऐसा बात नहीं है। अब संजोग फाइल बढ़ने में समय लगता था, ठीक हो गया। मानवीय भूल है सर, कोई बात नहीं है, क्योंकि सिविल सर्जन 7 को मर जाता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, यहाँ बिहार सरकार ने अपनी भूल को सुधारते हुए एक बार फिर से यहाँ पर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को सिविल सर्जन के पद पर यहाँ पदस्थापित किया है, लेकिन अपने पद से वो यहाँ पर खुश नहीं नजर आ रहे हैं। इस सोशल मीडिया और हाईटेक मीडिया में भी यदि अपडेट ना रहे तो शायद यही किरकिरी होती है विभाग की, और विभाग कहती है कि हम पूरी तरीके से लैस हैं, मौजूद हैं और हाईटेक हैं। ये कैसा हाईटेक तरीका है जब आप किसी मरे हुए व्यक्ति को आप कहीं का सिविल सर्जन बना देते हैं, और तो कहीं इस तरीके की चीज़ें सामने आती है। आप देखिए कि ये जो डॉक्टर है वो साफ तौर पे, वो बाइट में भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है, और ये चिंतित है कि कहीं ना कहीं ये जो मानवीय भूल हुई है या जिसकी वजह से बनाया गया वो खुश नहीं है। इधर विभाग की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे जब सदन में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मानवीय भूल है। प्रत्यय अमृत इतने तेज़ तरार आईएएस ऑफिसर हैं, इसी यही वजह है कि उनको स्वास्थ्य विभाग की कमान सौंपी गई है, और उस वक्त सौंपी गई थी जब कोरोना का संकट था। उस समय संजय कुमार प्रधान सचिव हुआ करते थे स्वास्थ्य विभाग के, उनको हटा करके प्रत्यय अमृत को लाया गया। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मंथन के बाद जो है प्रत्यय अमृत जैसे आईएएस ऑफिसर को कमान सौंपी, और उसके बावजूद यदि इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य महकमे में अगर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं ये उदासीन रवैया है, ये अमानवीय जो है भूल। भले ही स्वीकार करती हूँ कि मानवीय भूल हुई हो, लेकिन ये सिस्टम की जो फेलियर है ये दर्शाता है कि आप किस तरह से करते हैं। आप देखिए कि शेखपुरा में क्या हुआ, शेखपुरा में भी यही चीज़ें सामने निकल कर के आई। शेखपुरा में तो यहाँ तक हो गया कि जो डॉक्टर सिविल सर्जन 1 महीने पहले जिनकी मौत हो गई उनको उनके पदस्थापना कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं और बाकायदा लेटर निकाला जाता है, स्वास्थ्य विभाग का जो लेटर है उसके सीरियल नंबर में उनका नाम होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग अपने सिविल सर्जन को भावभीनी श्रद्धांजलि दे चुका है 1 महीने पहले, और वही स्वास्थ्य विभाग अब उनकी ड्यूटी लगा देता है शेखपुरा में सिविल सर्जन के तौर पे,
और ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे में सरकार का जो ध्यान है, सरकार का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं वो अपडेट नहीं है, और इस अपडेट नहीं रहने की वजह से आज सरकार की किरकिरी हो रही है, विपक्ष हमला कर रहा है। सदन में भी इस मसले पर सवाल पूछे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंगल पांडे के जो जवाब हैं उससे भी विपक्ष खुश नहीं है, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है कि ये एक बड़ी बात है और गंभीर मसला है। इसके लिए स्वास्थ्य महकमे को, स्वास्थ्य विभाग को अब कम से कम अपने सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और ये जो दावा करती है स्वास्थ्य विभाग की टीम कि हम हर चीज़ में अपडेट है, कोरोना के आंकड़े में भी आपने देखा कि बिहार सरकार की कैसी किरकिरी हुई थी। जमुई में, शेखपुरा में और जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर आंकड़ों के खेल में इन्होंने कहा कि हम तो इनका कोरोना जांच किए, हमको व्यक्ति से मतलब है, न कि उसके पता से, उसके मोबाइल नंबर से। लेकिन जब आपको जब सही आदमी, सही व्यक्ति ने जब कोरोना की जांच कराई, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर का आंकड़ा भी दुरुस्त रखें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए सरकार इतना करोड़ों रुपया खर्च करती है, स्वास्थ्य महकमा चल रहा है, तो ये सारी सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी सही ढंग से कम वेबसाइट पर तो अपने आप को फिट कर लें, तभी तो स्वास्थ्य महकमा किसी दूसरे मरीज को फिट कर पाएगा। साथ ही अगर यहाँ पर जी। देखा जाए गौतम, अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद की, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो खुद यहाँ पर खुश नहीं है इस पूरे मामले से, क्योंकि नियम के खिलाफ उनको ये पद यहाँ पर दिया गया है, नियम के अनुसार उनको ये पद नहीं दिया गया है। बिल्कुल, डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने को जो पद दिया गया है, वो अब उस पद को पा करके दूसरा कोई रहता सिविल सर्जन तो खुश होता, लेकिन जिस तरह से ये पद दिया गया है उसके वजह से उनको नाराज़गी है। उनके अंदर जो मन में जो भाव है वो साफ तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है वो उदासीन रहा है। और ये उन्होंने ये भी माना कि ये सिस्टम के तहत नहीं हुआ है। उन्हें मैंने एक सिस्टम के तहत यदि डॉक्टर सिविल सर्जन के तौर पे अगर बनाया जाता तो वो जिले की कमान खुशी खुशी सौंप सकते थे, ले सकते थे। लेकिन ये एक फेलियर सिस्टम का उदाहरण है, जिसकी वजह से आज उन्हें सिविल सर्जन बना दिया गया है। लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर कर दी थी। और स्वास्थ्य विभाग को भी अब उनके इस बयान के बाद सोचने की ज़रूरत है। और आगे मुझे लगता है कि आज भी सदन में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होगी और जो स्वास्थ्य महकमे के जो मंत्री होंगे मंगल पांडे, उनसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और सदन आज जो शुरू होगा उसमें भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमला करेगा कि आखिर किस तरीके से। हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम पर सवाल उठाते रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के समय में भी तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे, उसके बाद भी। तो कहीं ना कहीं उनको ये विपक्ष जो है उसको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो लेकिन गौतम, देखा जाए तो इसमें पूरी लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की नजर आ रही है। अगर इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाहियां सामने आती रहेंगी तो इससे सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर उठना लाजमी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे मामले को पेचीदा बनाया गया है, इससे कई सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़े होते हैं। बिल्कुल, कई गंभीर सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह से उन पदस्थापना किया जाता है, किस तरह ट्रांसफर किया जाता है, में किस तरीके से किसी मृतक व्यक्ति को आप सिविल सर्जन बना देते। और ये बहुत दिन की बात नहीं है, 1 महीने पहले ही जिस विभाग के सिविल सर्जन की मौत हो जाती है उसकी पदस्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा भी देखिए कई ऐसे जिले हैं, राजधानी पटना को अगर छोड़ दें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, स्वास्थ्य महकमा है, उसकी फेलियरिटी सामने आई। डॉक्टर कृष्ण मुरारी उसके उदाहरण है। आप देखिए जिस तरह से मैं नाम लूँगा, डॉक्टर रामनारायण राम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के इलाज के दौरान कोरोना के सैकड़ों मरीजों का इलाज उन्होंने किया, डॉक्टर रामनारायण राम ने। और
उनकी उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरी टीम जो है उनको श्रद्धांजलि देती है। और उसके बाद उसके एक महीने के बाद अभी भी सिस्टम में राम जिंदा है, स्वर्गीय नहीं हुए हैं। और वो उनकी पोस्टिंग शेखपुरा जैसे बड़े जिले में कर दी जाती है। तो कहने का मतलब कि आप देखिए कि सिस्टम कितना लचर है, सिस्टम कितना कोलैप्स है इनका। बिल्कुल गौतम, यहाँ सवाल कई उठते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप इस पूरी खबर पर जुड़े। तो बिहार सरकार ने अपनी भूल को सुधारते हुए शेखपुरा में डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित जरूर कर दिया है, लेकिन अपने यहाँ पर इस पद से वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिविल सर्जन का प्रभार जो उन्हें दिया गया है वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि ये पद उन्हें नियम के अनुसार नहीं दिया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की अगर बात कर ले तो यहां पर जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, सूबे की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व यहां पर कायम रहा। लेकिन प्रदेश के बदले सियासी हालात की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के लिए यहां पर अब जो साख बचाने की जो बात है वो सामने आ रही है। चुनाव के अहम मोड़ पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और साथ ही वाम दलों के साथ हुए गठबंधन को लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां सबके सामने हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत भी पूरी तरह से यहां पर गर्म नजर आ रही है। बिल्कुल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का वहाँ 20 सालों तक शासन रहा है और उनका भी अपनी कैडर हैं और कांग्रेस पार्टी की भी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ है। तो स्वाभाविक तौर पे जब वोटों का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं रुकेगा, जब हमारा गठबंधन वाम दलों के साथ हुआ है, तो हम बिल्कुल वोटों की ध्रुवीकरण को रोकते हुए और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में रोकते हुए हम सत्तासीन होने की स्थिति में हैं और बंगाल की जनता बिल्कुल इस बार कांग्रेस गठबंधन के साथ है। नहीं, देखिए बिल्कुल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का वहाँ 20 सालों तक शासन रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता कुमार कामेश जुड़ गए हैं। कामेश, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग 3 दशक तक कांग्रेस ने और 3.5 दशक तक वामपंथी दलों ने यहां पर अपना वर्चस्व कायम रखा है। ऐसे में इस बार उनके लिए कांटे की टक्कर है, क्योंकि अपने वर्चस्व को बचाए रखना है। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें अब देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। जिस तरह से पीरजादा की पार्टी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन बना लिया है, तो ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरह से अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही थी। ऐसे में पीरजादा की पार्टी और कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन हो जाने से जहाँ तृणमूल टीएमसी की जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जो नई गठबंधन बनी है, ये इस नई गठबंधन के कारण अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस गठबंधन से चुनौती मिलती नजर आ रही है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस देखिए 1948 से लगातार 71 तक यहाँ पे सत्ता में रही है और सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस का जिस तरह से कांग्रेस अपने मुख्य मुद्दे से भटकती रही, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भटकना पड़ा और उसके बाद लेफ्ट की पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में काबिज हो गई। और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की पार्टी भी लगभग 20 वर्षों तक काबिज रही और 20 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी वो भी फिर ऐसा हुआ कि टीएमसी कांग्रेस से टूटने के बाद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर ली और तृणमूल कांग्रेस जो है 2011 में बात की जाए, 2016 में बात की जाए
तो 2016 2 बार सरकार बनाने में पूरी तरह से सफल रही और वो भी बहुमत के साथ। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में भी टीएमसी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को पूरी तरह से पछाड़ती नजर आई। अगर 2016 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जहां 294 सीटों पे हुए मतदान में 294 सीटों वाले विधानसभा क्षेत्र में वे जिस तरह से टीएमसी ने अकेले अपने बलबूते 211 सीटों पे फतह हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 44 और लेफ्ट ने लगभग 26 सीटें जीती थी। तो ऐसे में मिला के कहा जाए 44 और 26 जो आंकड़ा होता है वो 70 के आसपास का जो आंकड़ा था और जो बहुमत का आंकड़ा है 148। तो ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा की पार्टी जो है एआईएसएफ कि जिस तरह से आईएसएफडब्ल्यू का जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बिल्कुल ये दोनों पार्टियों के लिए चुनौती साबित करेगा। और कांग्रेस को जो जनाधार कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में खो दिया था, उस जनाधार को पाने में फिर लग रहा है कि लेफ्ट के साथ जो गठबंधन बनी है, इस गठबंधन के सहारे ही कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण जागी है कि फिर से वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। और इसको लेकर जो है ये जो गठबंधन है आईएसएफडब्ल्यू और लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये गठबंधन अब पूरी दमखम के साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है। देखिए, पिछली विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि 44 सीटों पे कांग्रेस ने जीत हासिल किया था, तो ये 44 सीटें मायने रखती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर बहुमत का आंकड़ा 148 हो तो। ऐसे में यह देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुकाबला तो संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे अहम फैसला जो करेंगे वहां के मुसलमान करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में लगभग जो है 100 से ज्यादा सीटों पे मुसलमान अपना दमखम रखते हैं। तो ऐसे सीटों पे मुसलमानों के दम पे चुनाव जीतने के लिए तीनों पार्टियां, तीनों जो गठबंधन है, वो अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाई है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने हिंदू वोटों के बल पे विधानसभा में फतह हासिल कर सकती है, विधानसभा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में फतह हासिल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो टीएमसी और ये कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा की पार्टी, ये तीनों पार्टियों की नज़र जो है अब मुसलमान वोट बैंकों पे है। और मुसलमान वोट बैंक जिस तरह से 100 से ज़्यादा सीटों पे अपना महत्व रखते हैं, तो ऐसे में इनको लुभाने के लिए पीरजादा इनके साथ आए हैं। तो पीरजादा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसलमान इनके पक्ष में, इनके गठबंधन को वोट करें। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने भी अपनी दखल दे दी है। तो ऐसे में जहां ओवैसी की पार्टी मुसलमानों के वोट को काटने में काटेगी, मुसलमानों के वोट को काटकर जहां टीएमसी और कांग्रेस के जो गठबंधन है लेफ्ट के साथ, उसको नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस नुकसान का सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब सीधा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है। जी कंचन। बिल्कुल कामेश, यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल सही आपने कहा कि जो अहम मुकाबले की अगर हम बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही ये अहम यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि त्रिकोणीय नहीं कह सकते, अहम दो पार्टियां हैं जिनके बीच में इस बार ये टक्कर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर झारखंड कांग्रेस की बात कर ले तो पूरी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं उनकी तरफ से भी। उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर वो तैयारियां कर चुके हैं, बीजेपी को किसी भी कीमत पर यहाँ सरकार नहीं बनाने देंगे। बिल्कुल कंचन, देखिए 1948 से 1971 के बीच एक लंबा सफ़र होता है और इस सफ़र में कांग्रेस जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता पे काबिज रही, उसके बाद वो पूरी तरह से सत्ता से बेदखल हो गई। तो कांग्रेस को लेफ्ट के साथ जिस तरह से गठबंधन का सहारा मिला है, या यूं कहा जाए कि डूबते को तिनके का सहारा मिला, लेफ्ट की पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना दमखम रखती है और लेफ्ट पार्टी के साथ, वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाना कांग्रेस के लिए जरूर एक उम्मीद की किरण जगी है कि जो खोया हुआ जनाधार जो है वो पश्चिम बंगाल में जो वो खो चुके हैं वर्षों पूर्व, उस जनाधार को फिर से पाने में सफल होंगे। और ऐसे ही अगर मुसलमान इनके पक्ष में वोट दे देते हैं, मत दे देते हैं, तो एक बार फिर ये गठबंधन जो है सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। तो प्रदेश कांग्रेस, झारखंड का प्रदेश कांग्रेस इसी बात को लेकर उत्साहित है कि जिस तरह से लेफ्ट वाम दलों के साथ जो गठबंधन बना है, इसका सीधा फायदा जो है मुसलमानों का वोट जो है वो सीधा कहीं ना कहीं हम लोग को, कांग्रेस को, क्योंकि देखिए कांग्रेस ऐसी
पार्टी है जिस पे मुसलमान ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस ये जान रही है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों का दबदबा हो, तो ऐसे में उन मुसलमानों के भरोसे ही कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण जगी है कि पश्चिम बंगाल में 2021 के जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए स्वप्न सजाए हुए कांग्रेस दिख रही है। तो ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस भी उत्साहित है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है और लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, हालांकि देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कंचन की पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो 8 चरणों में पूरा होगा। तो 8 चरण मायने रखते हैं। तो ऐसे में इस गठबंधन को कहीं ना कहीं पूरा समय मिल जाएगा अपनी बातों को जनता के समय ला कर रखने का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार की जिस तरह की गलत नीतियों का खामियाजा जो है आम जनता पे पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर कांग्रेस एक बार उत्साहित है कि इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने की। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कामेश इस पूरी खबर पर। तो पार्टियों पर वजूद बचाए रखना इस बार बड़ी चुनौती यहाँ पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तैयारियां भी यहाँ पर शुरू कर दी हैं। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन में विपक्ष ने सरकार के 14 महीने के कार्यकाल में एक भी सड़क का निर्माण नहीं करने का आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष द्वारा लगाए तमाम आरोपों को निराधार बताया। मंत्री आलमगीर आलम ने कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीण विकास यहाँ पर क्षेत्रों में विकास में आई कमी को स्वीकार करते हुए सड़क निर्माण कार्यों के जारी रहने की बात कही है। के लिए तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको हम भाषण में बोले कि हमारा उपलब्धि 2020-21 का जो उपलब्धि है, हमने सड़क भी बनाया, हमने पुल पुलिया भी बनाए और हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि ग्रामीण सड़क में जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 2005 में, 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में बच गया, कुछ नहीं है। वो सड़क है या खेत है इसकी जानकारी नहीं होता, तो उस रोड को भी बनाना जरूरी है। सिर्फ हम नया बनाते जाए या पुराना गांव को छोड़ देंगे तो विसंगति होगी। तो हम लोगों ने क्या कि इस बार भी हम दे रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान डीवीसी के मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, बरी विधायक उमाशंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित यादव के यहां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में डीवीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और साथ ही डीवीसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर वित्त मंत्री ने साफ लफ्जों में हेमंत सोरेन का समर्थन किया और डीवीसी की मौजूदा हरकतों को गलत करार दिया। अरे हमसे कहिए, हम एक साथ नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, किस्त में देंगे, मान जाइए ऐसा होता है। ठीक कहा उन्होंने विपक्ष में आज जो हैं बीते कल सरकार में थे और उन्हीं के समय में इस तरह का एक तरफा MOU साइन हुआ था कि पैसा किसी का नहीं देंगे हम, कारण जो भी हो। तो RBI से है ना JCEF का पैसा DVC के लिए एक तरफा काट दिया जाएगा, ये गलत था। अरे हमसे कहिए, हम एक साथ नहीं दें। तो वहीं बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर में बेरोजगार युवकों ने बीते दिन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने किया। इस मामले में पुलिस द्वारा प्रवीण सिंह कुशवाहा समेत घेराव करने वाले सभी लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें प्रवीण सिंह कुशवाहा समेत कई लोग घायल हो गए। विधानसभा का शांतिपूर्ण मार्च था, घेराव था बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर, लेकिन नीतीश सरकार ने लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। हम निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार की ये तानाशाही रवैये से छात्र के विरोधी, छात्र जो न्याय मांग रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उसके लिए जो है आपके ये विधानसभा का घेराव था।
तो वहीं पूर्वी चंपारण में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता सह विशेष कार्यपालक दंड अधिकारी सिकंदर यादव को उनकी पहली बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से याद किया गया। तत्कालीन डीएम और वर्तमान में उद्योग विभाग के सचिव नर्वेदेश्वर लाल ने खुद गीत गाकर अपने सहयोगी अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही मोतिहारी नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये थोड़ा गम का है, नहीं तो दूसरा थोड़ा कार्यक्रम होता अभी तक आप यहाँ मंच में आकर धमाल आप कर चुके हो। और अब बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज पुलिस को एक बार फिर से राज्य में कुख्यात अपराधियों के आतंक पर रोक लगाने की कवायद में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बिहार और उड़ीसा के कुख्यात अपराधी किशोरी महतो को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, कारतूस, सोना और कैश समेत आपत्तिजनक चीजों को बरामद किया है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है अपराधियों के खिलाफ, और एक अपराधी, उसका नाम है किशोरी महतो, जिसको कि किशोरी दुनिया के नाम से भी लोग जानते हैं, जो चाँप जो गांव है सराय ओपी सिवान जिले का रहने वाला है। और यह बिहार के कई जिलों ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जो स्टेट्स हैं, विशेषकर जो हम लोग को सूचना मिली उड़ीसा में कई सारे अपराध कर चुका है। तो वहीं सुल्तानगंज अबूजगंज पोखर तट पर बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को सीओ शंभू शरण राय ने जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर अबूजगंज पोखर के किनारे सालों से बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमण को यहां पर मुक्त कराया जा रहा है, जिसमें 22 घर अवैध बने हुए हैं। वर्षों से था, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितना सालों से कब्जा? लगभग 25 साल से हम समझ पा रहे हैं। कितने मकान यहाँ जो कब्जा किए हुए थे? संख्या लगभग 20 के आसपास है। कब से अतिक्रमण किया जा रहा है यहाँ पे? कब से किया जा रहा है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मामला दायर हुआ 19 में। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।